आज अपन अधिवास भूगोल के अंतर्गत सेटलमेंट ज्योग्राफी होती है, जिसमें अधिवास भूगोल में या नगरीय भूगोल में अधिवास या नगरीय भूगोल के अंतर्गत केंद्र स्थल, जिसका नाम आता है सेंटर पैलेस थ्योरी। सेंटर पैलेस, केंद्र स्थल। सेंटर पैलेस अर्थात है केंद्र स्थल। जो सेंटर नगरों में जो अलग अलग सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्र स्थल होता है, वो भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने तरीके से समझाया है। तो आज अपन अधिवास भूगोल के अंतर्गत विशेष करके अधिवास भूगोल जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है वो दो प्रकार की होती है, दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक तो अर्बन ज्योग्राफी और एक रूरल ज्योग्राफी। अर्बन और रूरल अर्थात ग्रामीण और नगरीय। जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उसमें प्राथमिक व्यवसाय से संलग्न होते हैं, और जबकि रूरल ज्योग्राफी में विशेष करके जो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या, जिसमें कृषिगत कार्यों में खेती और पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय होता है, रूरल में, ग्रामीण जनसंख्या में और ग्रामीण अधिवासों में विशेष करके ज्यादातर जो भारत में 70% जनसंख्या गांव में रहती है। इसके अलावा नगर, जिसको बोलते हैं अपने अर्बन, नगर, अर्बनाइजेशन यानी नगरीयकरण। तो नगरों में कुछ केंद्र स्थल मान करके अध्ययन किया जाता है, जिसको सीबीडी बोलते हैं। सीबीडी यानी कि जो अपने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अर्थात है सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अर्थात है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र शहरों में या नगरों में एक विशेष प्रकार का जो आवागमन होता है, जिनमें थोक और खुदरा की दुकानें होती हैं। थोक और खुदरा व्यापार में खरीदारी की जाती है, और विशेष करके जो गंतव्य स्थान होता है, जिसमें जनसंख्या का ज्यादातर त्वरित गतिशीलता आवागमन है। दिन में लोग बाजार में आते हैं और शाम को लौट जाते हैं, और रात को वो बाजार सुनसान हो जाता है। बहुमंजिले इमारतें होती हैं। इस प्रकार से एक प्रकार का सीबीडी, जिसको बोलते हैं अपने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अर्थात है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है। तो आज अपन अधिवास भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से जिसको नगरीय भूगोल में शामिल किया गया है। अधिवास भूगोल दो प्रकार का होता है। तो अपने जो पार्ट में लगता है वो अर्बन ज्योग्राफी लगता है, अर्बन यानी नगरीय। तो अभी अपन नगरीय भूगोल में केंद्र स्थल का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले केंद्र स्थल का मीनिंग, केंद्र स्थल का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ ए सेंट्रल पैलेस, यानी कि केंद्र स्थल का मीनिंग क्या है। मीनिंग का मतलब ये हुआ कि अधिवास भूगोल में केंद्र स्थल सिद्धांत का एक जो स्थान है वो महत्वपूर्ण होता है, और किसी प्रदेश के अधिवासों के जो वितरण है, उनमें इन अधिवासों को केंद्र स्थल माना जाता है। कहने का मतलब कि किसी प्रदेश के अधिवासों के वितरण में, किसी प्रदेश के अधिवासों के वितरण में उन अधिवासों को केंद्र स्थल माना जाता है, जो अपने चारों ओर स्थित परिक्षेत्र अर्थात परिक्षेत्र को अपने सहायक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। यानी कि सहायक क्षेत्र या परिक्षेत्र, यानी अपने चारों ओर जो होता है उसका जो सहायक क्षेत्र या अपने परिक्षेत्र होता है, उसको अपने सहायक क्षेत्र में जो मुख्य रूप से जो केंद्र होता है, जिसको परिक्षेत्र कहा गया है, उस परिक्षेत्र को आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो अपने रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती है, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को वो क्षेत्र प्रदान करती हैं। आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं को वो परिक्षेत्र है वो प्रदान करती हैं। और एक प्रकार का फोकस, जिसको बोलते हैं सेंटर, जिसको बोलते हैं केंद्रक, फोकस हो जाता है वो केंद्र
के रूप में कार्य करता है, वो जगह क्या है, केंद्र के रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब एक अधिवासों को जो केंद्र स्थल माना जाता है, उनमें उनके चारों ओर स्थित जो परिक्षेत्र होता है, जैसे एक कोई सेंटर हो गया और इसके चारों ओर जो क्षेत्र है, इसका मतलब ये सीबीडी हो गया, ये इसका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, ये परिक्षेत्र हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका केंद्रक हो गया। कहने का मतलब तो सेंट्रल पैलेस थ्योरी भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचारों में, सबसे पहले अपन इसका अर्थ समझ रहे हैं कि वो उनका एक सामान्य वस्तुओं का जो जिसको बोलते हैं अपने रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं जो क्षेत्र प्रदान करता है किसी भी नगर में, उसको केंद्रक मान करके, जो अपना जिसको बोलते हैं फोकस मान करके, सेंटर मान करके वो क्षेत्र कार्य करता है। वो केंद्र स्थल है अपने सहायक क्षेत्र में, जो सहायक क्षेत्र होता है उनमें कार्यात्मक रूप से संबंधित होता है, कार्यात्मक रूप से संबंधित होता है। केंद्र स्थल को एक प्रकार का सर्विस सेंटर भी माना जाता है, जिसको बोलते हैं अपने सेवा केंद्र। इस केंद्र स्थल को अपन क्या मानेंगे, अपना एक सेवा केंद्र है, क्योंकि ये सेवाएं दे रहा है। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी नगर का, किसी भी शहर का एक सीबीडी, एक केंद्र स्थल होता है। जैसे दिल्ली का कनॉट पैलेस है, दिल्ली का कनॉट पैलेस वो सेंटर है। हर नगर का एक कोई ना कोई सेंट्रल पैलेस होता है। जैसे जयपुर का सिंधी कैंप है, जयपुर का जो सिंधी कैंप है, पोलो विक्ट्री है, वो एक सेंट्रल पैलेस का काम कर रहा है, क्योंकि वहां सबसे पहले जो भी जाने वाला या जो भी कार्य करने वाला है, वो सबसे पहले पोलो विक्ट्री या सिंधी कैंप में अपना, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वो सेंट्रल पैलेस है। वहां से फिर गंतव्य स्थान पर, तो जो स्थान आवागमन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन का केंद्र बन जाता है, सेवाएं, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति करता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी शहर का एक केंद्रक होता है, जिसको नगरीय भूगोल में केंद्रीय बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र कहा गया है। ये हर शहर में होता है। सबसे बड़ी विशेषता कि अधिवास भूगोल में जो नगरीय भूगोल का जो पार्ट है, जिसको अपने अर्बन ज्योग्राफी बोलते हैं, अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं, ज्यादातर गांव की जनसंख्या रोजगार की तलाश में, चिकित्सा के उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए गांव से ग्रामीण जनसंख्या वो नगरों की ओर पलायन कर रही है, नगरों की ओर जा रही है। तो नगरों का अध्ययन करने के लिए केंद्र स्थल सिद्धांत को जानना अति आवश्यक है, और विशेष करके केंद्र स्थल का अर्थ क्या होता है वो जानना, मीनिंग ऑफ द सेंट्रल पैलेस, उनको जानना बड़ा जरूरी है। तो अपन ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सेवा केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सेवा केंद्र और सामान्यतः सभी नगरीय केंद्र केंद्र स्थल की श्रेणी में आते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सेवा केंद्र और सामान्यतः सभी नगरीय केंद्र, सभी नगरीय केंद्र केंद्र स्थल की श्रेणी में आते हैं। अतः केंद्र स्थल यानी कि केंद्र स्थल भिन्न भिन्न आकार और भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। केंद्र स्थल भिन्न भिन्न आकार और भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न आकार होता है इसका। और किसी प्रदेश में स्थित केंद्र स्थलों के आकार, किसी प्रदेश में स्थित केंद्र स्थलों के आकार, उनकी संख्या और उनके द्वारा जो समाविष्ट किए गए या संपादित किए गए कार्यों की प्रकृति एवं मात्रा और उनकी स्थिति तथा पारस्परिक जो स्थानिक दूरियों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। और विशेष करके जो सामान्यतः बढ़ती हुई जनसंख्या के आकार के अनुसार केंद्र स्थलों या सेवा क्षेत्रों के कार्यों के साथ ही उनसे जो उत्पादित वस्तुएं, जो प्रोडक्शन होता है किसी भी क्षेत्र में, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है। उन जो सेवा क्षेत्र होते हैं उनमें,
और केंद्र स्थलों के बढ़ते आकार के अनुसार उनके बीच की दूरी भी अधिक होती जाती है। जैसे यहां है तो यहां से फिर इसकी दूरी इनसे ज्यादा, इनकी दूरी इनसे ज्यादा। कहने का मतलब इनका जो अगला वाला जो सेवा क्षेत्र होगा वो दूरी इनसे और ज्यादा होगी। कहने का मतलब इनकी दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। सबसे पहले ये थोड़ा नजदीक, फिर ये थोड़ा दूर और फिर ये थोड़ा और दूर। इस प्रकार से उनकी केंद्र स्थल से उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु उत्पादित वस्तुओं की मात्रा भी बढ़ती जाती है और उनको पहुंचाने की दूरियां भी बढ़ती जाती है। कहने का मतलब वृद्धि होती जाती है। केंद्र स्थलों के बढ़ते आकार के अनुसार छोटे छोटे केंद्र स्थल पास पास स्थित होते हैं। छोटे जो केंद्र स्थल है वो तो पास पास स्थित होते हैं और जो जबकि बड़े केंद्र स्थल या नगर अधिक दूर दूर होते हैं। इस प्रकार केंद्र स्थलों के आकार, उसके कार्य और उसकी स्थिति एवं वितरण आदि में क्रमबद्धता पाई जाती है, सिस्टमैटिकता पाई जाती है। और केंद्र स्थलों की इस क्रमबद्धता तथा उसकी सेवाओं की जटिलता के सामान्यीकरण के रूप में, जनरलाइजेशन के रूप में केंद्र स्थल सिद्धांत का विशेष महत्व हो जाता है। उनका कहने का मतलब आदिवासियों के जो तंत्र विश्लेषण में जो एक सिस्टम बना हुआ है उनका एनालिसिस करने के लिए उनका महत्व और बढ़ जाता है। और विशेष करके जो पारस्परिक जो संबंध पाए जाते हैं उनकी सेवाओं में जटिलता के जो सामान्यकरण रूप में विशेष करके जो केंद्र स्थल सिद्धांत का और भी विशेष महत्व बढ़ जाता है। आदिवासियों के तंत्र विश्लेषण में केंद्र स्थल सिद्धांत, आदिवासियों के तंत्र विश्लेषण में जो उनका सिस्टम एनालिसिस है, तंत्र विश्लेषण में उनका जो मूलाधार जिसको बोलते हैं अपने मूलाधार, जो उसका मूल होता है वो आधार प्रस्तुत करता है। किसका? केंद्र स्थल सिद्धांत। और किसका? नगरों के सेंट्रलाइजेशन का। तो कहने का मतलब केंद्र स्थल जो सेंट्रल पैलेस है वो एक प्रकार का नगरों को सेवाएं प्रदान करने का केंद्र है। सेवाएं संपादित करता है, उनमें उत्पादित वस्तुओं को पहुंचाता है गांवों में और सभी नगरों में। गांवों में और सभी नगरों में एक केंद्र जरूर होता है और वो धीरे धीरे ज्यों ज्यों जनसंख्या की आवश्यकता बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों जनसंख्या का आकार बढ़ता जाता है, त्यों त्यों उनकी दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। यद्यपि थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, यद्यपि केंद्र स्थल जो सेंट्रल पैलेस है वो शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले 1931 में मार्क जेफरसन ने किया था। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, केंद्र स्थल जो सेंट्रल पैलेस का जो शब्दावली है, जो शब्द है, वो इस पूरे अपने सामने जो अर्बन ज्योग्राफी में, नगरीय भूगोल में कहां उभर करके आया था, वो 1931 में मार्क जेफरसन 1931 में मार्क जेफरसन द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग किया गया। सेंट्रल पैलेस का, इस शब्दावली का, केंद्र स्थल का एक जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग 1931 में मार्क जेफरसन द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जो एक प्रकार का केंद्र स्थल सेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, फोकस जिसको बोलते हैं, केंद्रीयता जिसको बोलते हैं, वो शब्द 1931 के बाद में, हालांकि 1915 में एक गोल्पिन ने इसका वर्णन किया, लेकिन इससे पहले यदि किया जाए, देखा जाए तो 1915 में गोल्पिन, जिसको जे.जी. गोल्पिन बोलते हैं, 1927 में अपने वॉकबेक ने, इनका जो अपने बोलते हैं वॉकबेक ने भी ऐसे केंद्रों पर थोड़ा सा
प्रकाश डाला था, परंतु पूर्ण विकसित सिद्धांत के रूप में, पूर्ण विकसित सिद्धांत के रूप में केंद्र स्थल सिद्धांत का एक जो विकास या प्रतिपादन, केंद्र स्थल सिद्धांत का जो वास्तविक प्रतिपादन है वो 1933 में 31 में तो यह शब्द मार्क जेफरसन ने प्रयोग किया, और जो वास्तविक जो केंद्र स्थल सिद्धांत है वो उभर करके 1933 में जर्मन भूगोलवेत्ता था एक वाल्टर क्रिस्टालर, ये शब्द कई बार आता है, वाल्टर क्रिस्टालर 1933 में जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्टर क्रिस्टालर ने किया था। थोड़ा सा और ध्यान देते, यह जो केंद्र स्थल सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन 1933 में जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्टर क्रिस्टालर ने किया। इस सिद्धांत के विकास में क्रिस्टालर के पश्चात एक ऑगस्ट लॉस जो 1954 में भी इनको प्रतिपादित किया, ऑगस्ट लॉस का नाम आता है, और एक 1957 में फिलब्रिक 1957 में फिलब्रिक ने, और 1958 में BJL बेरी के नाम से जाना जाता है, BJL बेरी। कई विद्वानों का योगदान है इसमें। केंद्र स्थल सिद्धांत को कई विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न तरीके से समझाया है, लेकिन सबसे ध्यान देने योग्य बात 1931 में मार्क जेफरसन के द्वारा केंद्र स्थल शब्द का शब्दावली का प्रयोग किया गया सबसे पहले। फिर 1933 में जर्मन विद्वान था वाल्टर क्रिस्टालर, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सेंटर पैलेस थ्योरी के नाम से, केंद्र स्थल सिद्धांत के नाम से प्रस्तुत की गई। फिर अलग अलग भिन्न भिन्न विद्वानों ने इनको अपने अपने तरीके से, जैसे 1933 में तो उन्होंने किया, 1954 में ऑगस्ट लॉस ने किया, और 1957 में फिलब्रिक ने किया, और 1958 में बेरी, और एक गेरिसन नाम का विद्वान आता है जिसकी अपने WN गेरिस बोलते हैं, अपने गेरिस, तो कहने का मतलब बेरी और गेरिस ने भी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया इस सिद्धांत को समझाने में, सेंटर पैलेस केंद्र स्थल सिद्धांत को समझाने में। केंद्र स्थल सिद्धांत किसी प्रदेश या क्षेत्र में जनसंख्या समूहों, केंद्र स्थल सिद्धांत किसी प्रदेश या क्षेत्र में जनसंख्या समूहों और अधिवासों के अंतरण में दूरी की क्रमबद्धता की खोज करता है। थोड़ा गौर करने योग्य बात है। केंद्र स्थल सिद्धांत किसी प्रदेश या क्षेत्र में, केंद्र स्थल सिद्धांत किसी प्रदेश या क्षेत्र में जनसंख्या समूहों और अधिवासों के अंतरण में दूरी की क्रमबद्धता की खोज करता है। बेरी ने अपने शब्दों में इनको इस प्रकार से थोड़ा सा डिफाइन किया है। बेरी के शब्दों में यदि देखें तो केंद्र स्थल सिद्धांत केंद्र स्थलों की अवस्थिति, केंद्र स्थल सिद्धांत केंद्र स्थलों की अवस्थिति, लोकेशन, आकार, उसकी साइज, प्रकृति, उसकी नेचर, और अंतरण जो उसका एक डिस्टेंस बोलते हैं अपने, उनकी क्रिया का सिद्धांत है। प्रकृति और अंतरण की क्रिया का सिद्धांत है। इस प्रकार से बेरी ने इन शब्दों में केंद्र स्थल को समझाया। यदि इनकी अपने देखें केंद्रीय स्थल सिद्धांत का जो
वितरण संबंधी जो प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखें तो जैसे वॉन थ्यूनून का सिद्धांत आता है। जैसे वॉन थ्यूनून ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एग्रीकल्चर सेंटर पैलेस वॉन थ्यूनून, जर्मन भूगोलवेत्ता था वॉन थ्यूनून, और 1826 में अपना सेकेंद्रीय पेटियों का एक केंद्रीयता स्थल संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वो कृषि से संबंधित है। उन्होंने खेतीबाड़ी के बारे में बताया। और इसी प्रकार से कुल्ले का हेम का सिद्धांत है, वाल्टर क्रिस्टालर का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से सेंट्रल केंद्रीयता के बारे में सबने अपने अपने तरीके से केंद्र स्थल के बारे में बताने की कोशिश की है। इसकी यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डाली जाए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेंट्रल पैलेस थ्योरी अर्थात केंद्र स्थल सिद्धांत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका क्या इतिहास रहा है। कहने का मतलब है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेंट्रल पैलेस थ्योरी के बारे में यदि अपन थोड़ा सा अध्ययन करें तो वाल्टर क्रिस्टालर जो नाम आया था 1933 में, जर्मन विद्वान है वाल्टर क्रिस्टालर। वाल्टर क्रिस्टालर ने केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन 1933 में किया। बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें तो यह सिद्धांत सीधा सीधा सेंट्रल पैलेस थ्योरी है, वो वाल्टर क्रिस्टालर के पाले में जाती है, उनके पल्ले में जाती है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा नगरों के केंद्रीयता के बारे में बताया है। तो वाल्टर क्रिस्टालर के बारे में यदि देखा जाए तो वाल्टर क्रिस्टालर जो कि एक जर्मन अर्थशास्त्री था, और इस सिद्धांत को उन्होंने 1933 में प्रतिपादन किया, और 1935 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में जैसे नगरीय और ग्रामीण बस्तियों का विवरण, ये इसकी बुक थी, वो 1935 में प्रकाशित हुई। 1935 में अपने सिद्धांत नगरीय और ग्रामीण बस्तियों का विवरण, अर्बन एंड रूरल, क्योंकि अधिवास भूगोल में दो चीजें आती हैं। अधिवास बना किससे है, सेटलमेंट किससे बना है, सेटलमेंट ग्रामीण और नगरीय, इसके दो पार्ट है। ग्रामीण जनसंख्या, सबसे पहले गांव होता है। गांव में होता क्या है, शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है एक दो घर होते हैं, समूह होता है, ढाणी जिसको बोलते हैं अपने, ढाणी से गांव बनता है, गांव से कस्बा बनता है, कस्बा से नगर बनता है, नगर से महानगर बनता है, महानगर से वृहत नगर बनता है, और वृहत नगर से जैसे अपने बोलते हैं मेगा सिटी, मेगालोपोलिस, मेट्रो सिटी। तो ये लुई ममफोर्ड ने नगरों की जो अवस्थाएं बताई थी, वो उन्होंने मानव के साथ में, जैसे मानव का जीवन होता है, शिष्य अवस्था, पूर्व शिष्य अवस्था, बाल्य अवस्था, कहने का मतलब है कि ये नगरों की जो 6 अवस्थाएं लुई ममफोर्ड ने बताई थी। तो वो होता शुरू कहां से है, ढाणी से, हेमलेट जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे गांव का समूह है, एक घरों का समूह होता है, और उन घरों के समूह को जैसे ढाणी कहते हैं। ढाणी से कई, इसमें एक एक दो दो दुकानें होती हैं, चाय की थड़ी होती है, तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं होती हैं। फिर वो कस्बा बनता है, नगर से कस्बा बनता है, टाउन बोलते हैं उसको, टाउन से फिर सिटी आता है, नगर जिसको नगर बोलते हैं। वो नगर में सारी सुविधाएं होती हैं, नगर पालिका हो जिसमें अलग अलग देशों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं कि नगर किसको कहा जाए, जिसमें 5000 से अधिक जनसंख्या हो, अपने भारत की अलग अलग है, और 75% अकृषिगत कार्यों में संलग्न हो। तो इस प्रकार से सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो बात चल रही थी 1935 में अपने सिद्धांत का जो नगरीय और ग्रामीण बस्तियों का विवरण का प्रतिपादन किया, उन्होंने बताया, किसने, वाल्टर क्रिस्टालर ने बताया कि एक नगरीय केंद्र को उसका एक निश्चित समस्ती जो समीपस्थी क्षेत्र है, जो उसका नजदीकी क्षेत्र है, वो उनका आधार प्रदान करता है, वो उनका आधार होता है। नजदीकी कोई क्षेत्र होता है, वो उनका आधार होता है। कोई भी यह केंद्र चारों ओर के क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यह केंद्र अपने चारों ओर के क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है। जो ये केंद्र है, ये केंद्र जो
इनके चारों ओर के केंद्र को सेवाएं प्रदान करता है, ये वाल्टर क्रिस्टालर बताता है। और यह आदर्श रूप में नगर अपने उत्पादक क्षेत्र के आदर्श रूप में जो एक उत्पादक क्षेत्र प्रोडक्टिविटी बोलते हैं उसको, उत्पादक, एक तो प्रोडक्शन होता है और एक प्रोडक्टिविटी होता है। तो अपने आदर्श क्षेत्र में ये जो केंद्र के रूप में कार्य करता है, आदर्श रूप में केंद्र होता है। उन्होंने एक शिकागो का उदाहरण लिया। शिकागो जो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी मांस की मंडी है, शिकागो एक उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शिकागो शहर है। महान झीलवर्ती जो औद्योगिक क्षेत्र है, महान झीलवर्ती औद्योगिक क्षेत्र के पास में एक शिकागो गेरी इसको बोलते हैं, जो मांस की मंडी, विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी। तो शिकागो का उदाहरण लेकर के बताया कि शिकागो केंद्र मध्य एशिया, मध्य पश्चिमी के उत्पादक केंद्र के रूप में स्थित है, और जो उसके सेवा केंद्र होने का कारण है। और जो शिकागो जो है 5 जिले हैं, इसमें ईरी, ओंटेरियो, मिशिगन, हुरन और सुपीरियर, ये महान झीलवर्ती क्षेत्र है यूएसए के अंदर। कनाडा और अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर है, आपस में जुड़ी हुई है, ताजे पानी की झीलें हैं। तो इनमें एक मिशिगन नाम आता है। तो उन्होंने ये कहा कि मिशिगन झील के किनारे पर बसा होना एक में और अपना जो इनका जो लाभ का एक मुख्य कारण है। कहने का मतलब एक किनारे पर बसा हुआ है तो उनका एक कारण है। और क्रिस्टालर का यह सिद्धांत जो वांचुनुन नाम आता है, जो कृषि अवस्थिति का सिद्धांत दिया था, वांचुनुन के सिद्धांत की तरह ही नगर के केंद्र को मान करके चारों ओर क्षेत्र की सेवाओं का आधार बिंदु माना जाता है, सेवाओं का आधार बिंदु माना जाता है। अतः क्रिस्टालर का सिद्धांत भी केंद्रीय स्थान सिद्धांत, सेंटर पैलेस थ्योरी, केंद्रीय सिद्धांत ही है। क्रिस्टालर ने आसपास के क्षेत्रों के लिए की गई सेवाओं को केंद्रीय कार्य, सेंट्रल फंक्शन, केंद्रीय कार्य कहा। और जो बस्ती या नगर जो इन कार्यों को सेवाएं देता है, उन की गई सेवाओं को केंद्रीय कार्य कहा। और इन कार्यों को जो संपादित करता है उनको केंद्रीय स्थान, सेंट्रल पैलेस की संज्ञा दी या सेंट्रल पैलेस कहा। एक जो इन्होंने ये उदाहरण भी दिया है कि एक कारखाना जो अपने उपयोग के लिए कच्चा माल नगरीय क्षेत्र के बाहर से आयात करता है और अपने उत्पाद को भी नगरीय क्षेत्र के बाहर भेजता है, कच्चा माल वहां से मंगाता है और फिर वो तैयार करके कारखाना वो उसी नगर में भेजता है, वह केंद्रीय स्थल नहीं कहा जाएगा। क्रिस्टालर महोदय ने दक्षिणी जर्मनी की बस्तियों के आधार पर, क्योंकि जर्मनी निवासी था, जर्मन का रहने वाला था, तो दक्षिणी जर्मनी की जो बस्तियों के आधार पर नगर के प्रशासन, संस्कृति, सामाजिक जीवन के संगठन और व्यापार, वित्त, स्वास्थ्य, समाज की सेवाएं, आर्थिक जीवन और उसकी सेवा उद्योग, श्रम बाजार और ट्रैफिक, इन सभी को केंद्रीय सेवाएं स्वीकार किया है। इन्होंने क्या किया है, क्रिस्टालर ने दक्षिणी जर्मनी की बस्तियों के आधार पर, दक्षिणी जर्मनी के बस्तियों के आधार पर नगर के जो प्रशासन है, उनकी स्थिति है, उनकी संस्कृति है और उनका जीवन का संगठन है, व्यापार है, वित्त, स्वास्थ्य है और उनका समाज की जो आर्थिक जीवन की जो सेवाएं हैं और उनका जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं
और श्रम है, श्रमिक हैं, श्रम बाजार बोलते हैं उसको, और उनकी ट्रैफिक व्यवस्था है, आदि सभी को केंद्रीय सेवाएं स्वीकार किया है। इन सेवाओं को उच्च, मध्यम तथा निम्न, उच्च, मध्यम तथा निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के केंद्रीय कार्य अर्थात केंद्रीय स्थल सिद्धांत को क्रिस्टलर ने अपने उदाहरणों से दक्षिणी जर्मनी को विभिन्न क्षेत्रों में बांट करके विभिन्न अपने व्यवसायों के आधार पर उसमें बाजार आ गया, ट्रैफिक आ गई, उनकी उद्योग आ गए संपादित होने वाली क्लिनिक, जो इस प्रकार से शिकागो का उदाहरण लेकर के, शिकागो के जो मिशिगन झील पर स्थित है शिकागो, तो मिशिगन झील के चारों ओर वो सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि कच्चा माल वहां से ले आया और वहां तैयार करके उसी शहर में यदि उत्पादित माल खपत कर देता है तो वो सेंट्रल पैलेस नहीं है। वो सेंट्रल पैलेस वही होगा जो अपने सेवाएं प्रदान करेगा, सेवाएं दूसरी जगह से वस्तु ला करके और वहां से सेवाएं प्रदान करेगा, अर्थात एक प्रकार का बाजार, अर्थात एक मार्केट होता है, एक प्रकार की जिसको बोलते हैं अपने केंद्रीयता होती है, जिसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा है। उसमें थोक और खुदरा दोनों व्यापार का गतिविधियों का एक केंद्र होता है। तो आज अपन ने एक थोड़ी सी केंद्र स्थल सिद्धांत के बारे में, उसका मीनिंग और उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है वो अपन ने अध्ययन की। आगे अपन स्पेशल अगले वीडियो में 1933 में जो वाल्टर क्रिस्टलर ने अपना केंद्र स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।